बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ। अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोविड-19 अपनी लास्ट वेव में है, तो कोशिश करें गवर्नमेंट के जो एसओपीज़ हैं उनको ज़रूर फॉलो करें और अपना और अपने प्यारों का ज़रूर ख्याल रखिए। साथ के साथ एक आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट जो कि हर प्रोग्राम में कर रहा हूँ कि जितने लोगों का शनाख्ती कार्ड बन चुका है 18 साल या 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं 1166 पे अपनी जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाएं कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए। बिकॉज गवर्नमेंट की जिम्मेदारी वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना है और आपकी जिम्मेदारी वैक्सीनेशन लगवाना है। और जिन लोगों की फर्स्ट डोज हो चुकी है उनसे रिक्वेस्ट है सेकंड डोज की तरफ जाए। और आपके घर में जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्हें किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट उनको वैक्सीनेशन सेंटर लेकर जाएं और उनकी वैक्सीनेशन करवाएं और जल्द से जल्द हम इस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट से निकल के नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आएं। आज का जो है शो है दैट इज पावर्ड बाय ऑप्टिमम केयर। ऑप्टिमम केयर का कहना है वी आर ऑप्टिमाइजिंग योर हेल्थ। थैंक यू वेरी मच फॉर द ऑप्टिमम केयर फॉर स्पॉन्सरिंग दिस शो, पावरिंग दिस शो। आज का जो शो है दैट इज बेस्ड ऑन पेशाब में खून आना। पेशाब में खून आना, ब्लड इन यूरिन, हेमेटोरिया क्या होता है, उसका डायग्नोसिस क्या होता है और उसकी मैनेजमेंट को क्या होती है, आज के शो में आज हम अनफोल्ड करने जा रहे हैं। और इस प्रोग्राम को आज के शो को अनफोल्ड करने जा रहे हैं। ही इज द हेड ऑफ यूरोलॉजी एंड कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट इन ओएमआई हॉस्पिटल कराची। बुरहानी हॉस्पिटल में भी है माशाल्लाह से, रिम्स ट्रॉमा हॉस्पिटल, आरटी हॉस्पिटल। और ही हैज कंप्लीटेड हिज एमबीबीएस एलयूएमएचएस हैदराबाद से एंड एफसीपीएस यूरोलॉजी इन 2013 एज वेल एज fellowship urology from Egypt, and he is a EUSP fellowship Netherlands, interested in doing cancer surgeries in urology. His expertise in doing stones and laparoscopy. He is also a supervisor of CPSP Pakistan. His research articles in urology field has published in many national and international journals. वेलकम करते हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट डॉक्टर अब्दुल हफीज कुरैशी को अनफोल्ड विद यासिर खान में। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का। जी थैंक यू यासिर खान। सर, सबसे पहला सवाल डॉक्टर हफीज जो जहन में आता है, जो एक लेमैन आज के शो को देख के कर रहा होगा कि ये हेमेटोरिया होता क्या है या पेशाब में खून आने की अलामत क्या होती है? जी यासिर खान, हेमेटोरिया जो है वो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं यूजुअली वो जब हमारे पास पहली मरतबा क्लिनिक आते हैं कहते हैं हमारे पेशाब में खून आ रहा है क्योंकि अब लालपन हो जाता है ना, तो उसको हम अपने आसान लफ्ज़ों में कहते हैं कि ये ग्रॉस हेमेटोरिया है। ग्रॉस हेमेटोरिया का मकसद ये है कि जो नज़र आने वाला खून है। और दूसरा जो हमारे पास टर्म होता है माइक्रोस्कोपिक हेमेटोरिया कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक वर्ड का मकसद है कि वो मरीज़ को नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन जब हम वो टेस्ट करता है जो कि हम सिंपल टेस्ट होता है यूरिन का, उसमें वो आए यूरिन डीआर में। तो हम दो किस्म के हेमेटोरिया हो सकते हैं, एक तो होता है ग्रॉस जो कि बिल्कुल नज़र आने वाला, और दूसरा होता है माइक्रोस्कोप जो नज़र नहीं आएगा मरीज़ को, लेकिन वो टेस्ट करेगा तो उसमें नज़र आएगा। तो ये चीज़ें हैं, हेमेटोरिया हम उसको कहते हैं। सर, अगर हम इसकी रीजंस की बात करें, जो पेशाब में खून आता है तो क्या क्या रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से ये मामला होता है? हाँ यासिर खान, हमारे पास जो पेशेंट हमारे पास जैसे ही आते हैं कि हमारे पेशाब में खून आ रहा है क्योंकि उनको नज़र आ जाता है, तो जो मेन वजूहत होती हैं जो कि हम मरीज़ों को ना दो किस्म में डिवाइड करते हैं। एक तो यहाँ तो बच्चा हमारे पास आए तो उसके वालिदैन, उसकी मदर या उसके फादर कहते हैं कि भाई इसके पेशाब में खून आ रहा है। जो एडल्ट आता है जो कि बड़े पेशेंट्स होते हैं वो खुद ही आते हैं और खुद ही कहते हैं कि हमें खून आ रहा है। तो इसकी दो डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि मैं बच्चे भी देखता हूँ हमारे हॉस्पिटल में, हमारे पास डिपार्टमेंट है पूरा पीडियाट्रिक यूरोलॉजी का। तो बच्चे अगर हमारे पास आते हैं तो मोस्ट कॉमन काज जो बच्चों में है वो स्टोन होता है, जो पत्थर है, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में स्टोन की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। हम हमारा मुल्क पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल एक ही बेल्ट में आते हैं, हमारे पास स्टोन बहुत ज़्यादा है पहली बार। तो इसमें जो है कि बच्चों में स्टोन नंबर 1 पे होते हैं। नंबर 2 पे बच्चों जो हैं जिनको इन्फेक्शन हो जाए उसमें भी खून आता है। तो बच्चों में एक तो स्टोन होता है, दूसरा इन्फेक्शंस जो कि मोस्ट कॉमन काज हैं। अब आ जाते हैं बड़ों में ना, तो बड़ों में अगर पेशाब में खून आता है तो उसके हम उस पे भी जो है वो सेकंड नंबर पे हम उनको स्टोन्स रखते हैं। लेकिन पहले नंबर पे जो है ना हमारे जहन में हमेशा जाता है खुदा न खास्ता कोई कैंसर तो नहीं है, जिसको हम मैलिग्नेंसी कहते हैं अपनी ज़बान में। तो क्योंकि जो यूरिन होता है वो किडनी से आता है ना, तो किडनी से लेके गुर्दे की नाली जिसको हम यूरेटर कहते हैं, या मसाना है जिसको हम ब्लैडर कहते हैं, या प्रोस्टेट गदूद कहते हैं, तो इस किसी भी जगह पे कोई भी खुदा न खास्ता कैंसर की अलामत हो तो उसमें खून आ सकता है। तो ये बेसिकली ब्रॉड कैटेगरीज हैं। वैसे तो बहुत सारे काजेज़ हैं, जैसे कि एडल्ट में जो है वो स्टोन भी हो सकते हैं जैसे मैंने आपको कहा। तो तीसरे नंबर पे इन्फेक्शंस। तो ये 3 बड़ी वजूहत होती है जिसमें खून आ सकता है। वेरी राइट।
अच्छा, एक जो बच्चे हैं और बड़े दोनों में ज़रा थोड़ा-सा इसको डिफरेंशिएट भी कीजिएगा। कौन-कौन से ऐसे सिम्पटम्स हैं जो इनिशियल लेवल पे अगर किसी को नज़र आता है ये कि वो हेमाटोरिया की तरफ जा रहा है, तो आप वो थोड़ा-सा इसको अनफोल्ड कीजिए? हाँ, बच्चों में जैसे कि आते हैं ना, तो बच्चों के फ़ीवर भी हो सकता है, क्योंकि अगर पेशेंट को बच्चे को पेशाब में खून आ रहा है, तो वो उसके वालिद आएगा कि कहेगा मेरे बच्चे को, यूजुअली तो मदर उनके साथ ज़्यादा होती हैं, तो मदर उनको लेकर आती हैं, वो कहती है इनको जो है बुखार भी आ रहा है, और पेशाब जब करता है बच्चा तो रोता है। तो बच्चे का रोना पेशाब के टाइम पे, जिसको हम कहते हैं क्राई ड्यूरिंग मैच्यूरेशन। नंबर 2 फ़ीवर, बुखार का आना। और नंबर 3 जो है पेशाब में खून आना। ये 3 अलामतें ऐसी होती हैं जो कि बच्चे में हमें बताता है कि यार ये रीज़न हो सकता है कि इनको स्टोन भी हो सकता है और इनको इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये बच्चों में मेनली 3 वजूहात होती हैं और इस सिम्पटम्स के साथ आते हैं हमारे पास। वेरी राइट, वेरी राइट। और अगर बड़ों की बात की जाए? हाँ, बड़ों में वही बात है कि बड़ों में अगर खुदा ना ख़ास्ता उनको किसी गुर्दे का कैंसर हो, जैसे मैंने आपको कहा कि टॉप प्रायोरिटी पे हम किडनी से आते हैं, फिर गुर्दे की नाली होती है जिसको यूरेटर कहते हैं, और फिर ब्लैडर और प्रोस्टेट है। इनमें जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो तो बड़े होते हैं, खुद ही बताते हैं कि पेशाब में खून आ रहा है। लेकिन उनके साथ दूसरी अलामतें भी हो सकती हैं, जैसे खुदा ना ख़ास्ता अगर किसी को कैंसर है, तो वज़न का कम होना, जिसको हम लॉस ऑफ वेट कहते हैं, भूख का कम लगना, ये भी होता है। और रेयरली जो है वो पेशेंट कभी-कभी अगर गुर्दे का खुदा न ख़ास्ता कैंसर हो, तो गुर्दे में दर्द के साथ भी आते हैं। तो गुर्दे में दर्द होना वो एक बहुत ही एक 10% होता है पॉपुलेशन में, और 10% लोग हमारे पास आते हैं। तो कैंसर मैं हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखता हूँ, दूसरे नंबर पे स्टोन्स। तो स्टोन्स वाले पेशेंट भी हमारे साथ इसी तरह आते हैं कि भाई दर्द के साथ आते हैं और पेशाब में खून आना। ये 2-3 अलामतें होती हैं जो कि वो हमारे पास आते हैं। वेरी राइट। अच्छा, ये जो मेजर बीमारियां हैं जैसे कार्डियक पेशेंट होते हैं, डायबिटिक होते हैं, इनमें भी पेशाब के इश्यूज आ रहे होते हैं, तो क्या सिम्टम्स मिलती जुलती होती हैं? देखिए ना, जैसे कि जिनको दिल की बीमारी होती है तो यूजुअली खून पतला करने की दवाई भी लेते हैं ना। जैसे मैंने कहा कि रीज़न तो बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने आपको मेन रीज़न बता दिए कि ये 3-4 मेन रीज़न्स हैं। हाँ, हमारे पास जैसे पेशेंट्स होते हैं 2-2 एंटीकोआगुलेंट का मकसद ये है, तो 2-2 दवाएँ खून पतला करने वाली। कोई लोग एस्कार्ड लेते हैं, एस्पिरिन लेते हैं, लोपलेट लेते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो दवाइयाँ हैं जो खून पतला करती हैं। तो अगर वो ले रहे होते हैं तो उसकी वजह से भी खून आ सकता है। ऐसे मरीज़ों को हम पहले ये करते हैं कि उनको कहते हैं कि खून पतला करने की दवाई बंद कर दें, और उसके बाद हम राइट। वही करते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, पेशाब का टेस्ट कराते हैं। तो ये जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होता है। नंबर दूसरे पे जो आपने कहा, जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं उनको भी आ सकता है। उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एक आम पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए। वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा, एक पेशेंट जो इस तरह के सिम्टम्स के साथ आपके पास आ रहा होता है, आपके पास आता है, तो आपके ज़हन में क्या-क्या चीज़ें चल रही होती हैं कि इसके साथ क्या-क्या हुआ होगा या क्या-क्या हो सकता है? हाँ, तो हमारे पास जैसे ही पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है, यूजुअली हमारे पास ओपीडी में आते हैं या इमरजेंसी में आते हैं ना, 2 तरह के पेशेंट्स होते हैं। जो इमरजेंसी वाले पेशेंट होते हैं वो डायरेक्ट इसलिए आते हैं कि वो बहुत परेशान हो जाते हैं, मसाने में बहुत दर्द होता है, खून आना शुरू होता है, तेज़ बुखार होता है, तो डायरेक्ट इमरजेंसी में आते हैं। दूसरे पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आते हैं। जब हमारे पास आते हैं हम हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री जो होती है, जो कि हम उनसे हाल-अहवाल करते हैं कि भई ये कब से हो रहा है आपको? हुँ। इस पेशाब के साथ पेशाब के काले टुकड़े तो नहीं आ रहे हैं, पेशाब में जलन तो नहीं है, किसी जगह पे दर्द तो नहीं है। तो ये जो सवालात होते हैं ये हमारा एक माइंड बनाता है कि ये इसको या तो स्टोन हो सकता है या कैंसर हो सकता है। उस हिसाब से फिर हम उन मरीज़ों की वो टेस्ट करते हैं जो कि पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं, उसको हिस्ट्री को देख के। इसी तरह हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर मुझे लगेगा कि यार स्टोन है, तो यूजुअली मैं अल्ट्रासाउंड करा लेता हूँ। बेसिक हमारा अल्ट्रासाउंड होता है जो कि हमें किडनी दिखा देता है, ब्लडर दिखा देता है। तो इस तरह। वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा सर, अगर हम टेस्ट की बात की जाए, तो कौन-कौन से टेस्ट होते हैं जो आप यूजुअली उनको रिकमेंड करते हैं? हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि यूजुअली हमारे पास ज़्यादातर एडल्ट पॉपुलेशन आती है। तो जैसे अगर मरीज़ मेरे पास आता है कि भई मुझे गुर्दे में दर्द हो रहा है और जो है वो पेशाब में खून आ रहा है, अगर बुखार नहीं भी है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ उनका हमेशा खून के टेस्ट से ना, कि हम देखें कि अगर खून आ रहा है जिस्म में, तो इनका हीमोग्लोबिन जो है, जो खून की मिकदार है, वो कम तो नहीं हो गई। तो हम एक सीबीसी टेस्ट कराते हैं जो कि कंप्लीट ब्लड काउंट कहलाता है, और हमें वेरी उसमें राइट। टीएलसी देखते हैं, जो कि टीएलसी का मकसद है सफ़ेद खून के खलिए कितने हैं, वो हमें बताता है इन्फेक्शन है या नहीं। नंबर जी, तीसरी चीज़ पे जो हम सीबीसी कराते हैं, जो कि हमने बताया कि आपको एक सादा टेस्ट होता है खून का, जी। उसमें हमें सफ़ेद खलिए भी देखते हैं कि खून जमने की ताकत है या नहीं है। नंबर दूसरी पे मैंने पेशाब का टेस्ट आपको कहा कि यूरिन डीआर कराते हैं, जिसमें हमें डिटेल रिपोर्ट होती है कि खून कितने ज़र्रात हैं, खून के साथ और कोई चीज़ तो नहीं आ रही। तो दूसरे दूसरे नंबर पे हम पेशाब का टेस्ट करते हैं, उसके साथ इन्फेक्शन का भी टेस्ट कर लेते हैं। तो पेशाब की 2 टेस्ट हो गई, एक खून का टेस्ट हो गया। और नंबर 3 पे हम, क्योंकि पेशाब जो है वो गुर्दे से आता है, तो गुर्दे का टेस्ट कराया जाता है जिसको हम क्रेटिनिन कहते हैं।
तो तीन तो चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें यही होती हैं। उसके अलावा जो है अल्ट्रासाउंड जो है एक सिंपल टेस्ट है जो कि 10 मिनट में हो जाता है। तो हम पहले ये 4 टेस्ट करते हैं कि अल्ट्रासाउंड कर लें कि किडनी में स्टोन तो नहीं है, खुदा ना खास्ता मसाने में कोई स्टोन तो नहीं है, गुर्दे की नाली में कोई स्टोन तो नहीं है, और फिर उसके बाद देखो कि कैंसर की अलामत तो नहीं है। इसी तरह हमें डायग्नोस होता है। फिर उसके बाद एक बड़ी टेस्ट होती है जो हमें फर्दर उसको इवेल्युएट करती हैं। तो बेसिक ये 4 चीज़ें मैं करवाता हूँ मेरे। वेरी गुड। अच्छा, अगर बात की जाए गुर्दे में ये पेशाब आना है, जो अपना यूरिन में पेशाब आना, तो क्या ये बहुत ज़्यादा डेंजरस साइन है जो लोग अभी ट्यून करके बैठे हैं और जिनका फर्स्ट टाइम जिनके साथ इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है? यासिर खान, असल चीज़ ये है कि पेशाब में खून आना एक अच्छी अलामत नहीं है, ठीक है ना। राइट। मैं अपने लोगों को डराना नहीं चाहता, लेकिन लोग हाँ, अक्सर मैंने ऐसे भी देखे हैं कि महीना गुजर जाता है, 6-6 महीने गुजर जाते हैं, वो चल सीरियस नहीं रहे होते लेते। हैं, सीरियस नहीं लेते। कहते हैं कि यार ये तो खून तो अभी उम्र हो गई है, 60 साल के बाद उम्र हो गई है, थोड़ा बहुत खून आ रहा है। तो जो मेरे पास पेशेंट आते हैं इसी तरह के, 6 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए, 1 साल गुजर गया, तो वो एडवांस स्टेज के साथ आते हैं। एडवांस स्टेज का मकसद ये है कि बीमारी उनकी फैली हुई होती है जिस्म से। अगर मैं कहूँ कि गुर्दे का कैंसर एक जगह पे है तो उसको निकालना आसान होता है बनिस्बत कि वो कैंसर गुर्दे से आगे बढ़ के शरियानों में घुस जाए, अब फेफड़ों में घुस जाए, जिगर में घुस जाए, तो फिर वो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं, वो हमारे हाथ से निकल जाती हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि जो भी सुन रहे हैं, तो पेशाब में अगर पहली मर्तबा खून आता है तो आप अपने नज़दीक वाले जो भी डॉक्टर हो उसके पास जाएँ। अगर आपके पास एक्सेस है गुर्दों के सर्जन की, यूरोलॉजिस्ट की, तो आप पहली फुर्सत में उसके पास जाएँ। हो सकता है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बड़ी बीमारी है तो वो जल्दी पिक हो जाए। जब वो जल्दी तशखीस हो जाएगी तो उसका इलाज भी जल्दी होगा। तो बहुत खतरनाक खूबसूरत। तो है, ठीक है। राइट, राइट, राइट। अच्छा, अगर सर हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं डॉक्टर साहब, तो कौन-कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? हाँ, यस सर, यही बात है कि मैंने जब आपको कहा कि जब हमारे पास मरीज़ ओपीडी में आता है या इमरजेंसी में आता है तो हम बेसिक 4 टेस्ट कराते हैं। जैसे पेशाब का टेस्ट हो गया, खून का टेस्ट हो गया और अल्ट्रासाउंड हो गया। उसके बाद अगर हमें लगता है कि ये सिर्फ़ स्टोन है, तो स्टोन के लिए हम सादा सीटी स्कैन कराते हैं, जिसको हम सीटी केयू भी कहते हैं। वो हमें ये डिफरेंशिएट कर देता है कि स्टोन किस जगह पे है, आइदर गुर्दे में है, गुर्दे की नाली में है या मसाने में है। तो उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। मैं स्टार्ट स्टोन इसलिए कर रहा हूँ कि अगर गुर्दे में स्टोन है तो गुर्दे का लेज़र के ज़रिए हम सर्जरी करते हैं। पुराने ज़माने में खूबसूरत। बहुत बड़ा चीरा लगता था और हुँ, गुर्दे की पाइलोलिथोटमी हम कहते थे, हमारा एक मेडिकल टर्म है। तो अब वो जी, नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह लेज़र सर्जरी होती है, और जो मैं 11 साल से खूबसूरत। कर रहा हूँ उसको हम माशाल्लाह। पीसीएनएल कहते हैं। तो वो गुर्दे का हम वहाँ से पत्थर निकालते हैं। अगर गुर्दे की नाली में स्टोन है तो उसको हम यूरेट्रिक स्टोन कहते हैं। वो भी लेज़र के ज़रिए होता है, पेशाब की नाली के साथ जाते हैं हम और यूआरएस कर लेते हैं। ब्लैडर स्टोन भी इसी तरह ही है। अगर 2.5 से 3 सेंटीमीटर का है तो हम लेज़र के ज़रिए करते हैं, अगर बड़ा होता है तो फिर खोल के करना पड़ता है। तो स्टोन की जो मैनेजमेंट है, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में स्टोन बहुत ज़्यादा है, तो स्टोन की तो ये मैनेजमेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, अब आ जाते हैं कि कैंसर पे, क्योंकि मैं जी, स्पेशलाइज़्ड हूँ, मुझे कैंसर्स में ज़्यादा एग्ज़ैक्टली, देखता हूँ। बिल्कुल। तो उसमें अगर हम किडनी का कैंसर देखें तो वो डिपेंड करता है कि साइज़, वही मैंने बताया कि आप ये बेसिक करें, हम एक सीटी स्कैन कराते हैं। जो सीटी स्कैन गुर्दे का कैंसर हो या मसाने का कैंसर हो, उसके लिए सीटी स्कैन बड़ा सीटी स्कैन कहलाता है, उसको हम कंट्रास्ट देते हैं। कंट्रास्ट जो है वो दवाई देनी होती है, नस में हम दवाई देते हैं, और दवाई देने के बाद सीने का और पेट का पूरे का एक सीटी स्कैन होता है, उसको हम सीटी एब्डामेन एंड पेल्विस विद कंट्रास्ट कहते हैं। उससे हम स्टेज कर लेते हैं कि कैंसर अपनी जगह पे है या फैला हुआ है। तो वही बात मैं राइट। कह रहा था कि अगर अर्ली स्टेजेस में है तो सर्जरी करके उसको निकाला जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 11 साल से कर रहा हूँ, और जितने भी लोकलाइज्ड डिजीज़ हैं जो कि एक ही जगह पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बिहेव करते हैं हमारे साथ। वेरी नाइस। इस तरह है अच्छा, जी। माशाल्लाह से डॉक्टर साहब आप ब्लैडर कैंसर और मसाने का कैंसर का एक्सपर्ट हैं। तो ये बताइए कि जो आपके पास नॉर्मली पेशेंट आते हैं, तो कौन-कौन सी सर्जरीज़ की तरफ आप जाते हैं और किस तरह के पेशेंट आ रहे होते हैं स्टेजेस? हाँ, तो ये बता रहा था कि यासिर, हमारे पास जो पेशेंट अगर अर्ली स्टेज में आते हैं, अर्ली स्टेज का मकसद ये है कि मसाने का कैंसर अगर पहली स्टेज में है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो मसाने की दीवार तक है, तो हम तो जी, लेज़र के ज़रिए जाके उसको पूरा निकाल देते हैं ना। और जिसको हम सिस्टोस्कोपी और टीयूआरपीटी कहते हैं। सिंपल वर्ड है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा लेमैन के लिए जो कि हमारे पास मेडिकल के नहीं है। तो दूरबीन के ज़रिए जाके, कैमरा के ज़रिए मसाने को, कैंसर को निकाल देना, हम उसको टीयूआरपीटी या सिस्टोस्कोपी कहते हैं। तो राइट। सिस्टोस्कोप का मकसद ये है कि दूरबीन डाल के मसाने में देखना और उससे वो हुँ, कैंसर निकाल देना और उसको फिर बायोप्सी के लिए भेज देना। तो ये पहली स्टेज वाले होते हैं। जो वेरी पहली नाइस। स्टेज वाले होते हैं वो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, और बिहेव करने का मकसद ये है कि हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं तो वो लोग हमारे पास डिजीज़ फ्री होते हैं
और 10-10 साल तक चलते रहते हैं। नंबर 2 वो पेशेंट जिनका जो कैंसर है वो मसाने की दीवार से आगे बढ़ गया है और उसकी जड़ें फैल रही हैं, तो उसको हम कहते हैं मसल इन्वेसिव ब्लैडर ट्यूमर। मसल इन्वेसिव का मकसद है कि जो मसल है उनका दीवार है उसमें थोड़ा घुसा हुआ है, तो वो वाले मरीज के लिए हमें फिर बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसको हम रेडिकल सिस्टेक्टमी कहते हैं। रेडिकल सिस्टेक्टमी का मकसद ये कि पूरा मसाना निकालना और फिर उस मसाने वाली जगह पे हम नया मसाना बनाएं। नया मसाना बनाना जो है वो, हाँ, नया मसाना जिसको न्यू ब्लैडर कहते हैं, वो पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग करते हैं। तो वो नया मसाना बना के उसी जगह पे लगाएं और मरीज़ खुद ब खुद नॉर्मल अपनी जगह से पेशाब करे। तो ये जो ऑपरेशन है ये कम से कम भी 6 घंटे का ऑपरेशन है, ऐसा नहीं है कोई घंटे 2 घंटे का नहीं है। और ये इट्स अ मेजर सर्जरी। जी जी, तो उसमें हम रेडिकल सिस्टेक्टमी करते हैं जिनकी जड़ें मसाने की दीवार में घुसी होती हैं। तो ये 2 तरह के सर्जरीज होती हैं। जी डॉक्टर साहब, कितने ऑपरेशन अब तक माशाल्लाह से आप कर चुके हैं? बिकॉज़ आपका तो मोर देन 1 डेकेड का एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 11 साल हो गए इंडस हॉस्पिटल में, और मैं 11 साल से सर्जरी कर रहा हूँ। तो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स होती है, लेकिन अराउंड अगर, क्योंकि स्टोन बहुत ज़्यादा है तो स्टोन के अब रफली बता सकता हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट अब नंबर तो नहीं पता होता कि इतने सालों से कर रहे हैं। तो कम से कम भी स्टोन के 2000 ऑपरेशन तो मैं कर चुका हूँ सिर्फ स्टोन के। माशाल्लाह। बाकी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी जो मसाने का कैंसर है और वो जो बड़ा ऑपरेशन मैं आपको कह रहा हूँ जो तकरीबन 6 घंटे का होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई 60 प्लस कर चुका हूँ। 2016 में पाकिस्तान आया था, तो 2017 से मैंने सर्जरी शुरू की थी, तो तकरीबन 4 साल में कोई 60 प्लस कर चुका हूँ, क्योंकि हम रिसर्च करते रहते हैं पेशेंट्स पे। तो हमारे पास वो आर्टिकल्स हम पब्लिश करते हैं, उनका डेटा होता है हमारे पास, तो अराउंड 60 प्लस वो हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं सर्जरीज, को काउंट नहीं करते, तो ये है कि सर्जरीज करते। डॉक्टर औरंगजेब अब्बासी भी हमारे साथ हैं, प्रोग्राम की तारीफ भी कर रहे हैं और आपको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं कि माशाल्लाह से जितने भी डिजर्विंग पेशेंट हैं उनको आप नाइसली डील भी करते हैं और उनकी जितनी भी सर्विसेज हो सकती हैं आप उनको प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू डॉक्टर औरंगजेब अब्बासी को स्पेशल थैंक्स इनका कि ये क्लब कर रहे हैं, ज्वाइन किया है इन्होंने डॉक्टर अब्दुल हफीज़ को हमारे साथ माशाल्लाह से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अभी जैसे सर्जरीज की बात हुई हमने, तो आपकी जो स्पेशलिटी है वो स्पेशली इसी में है, तो अभी किस तरह के लोग जो हैं वो एक्सेप्टेबिलिटी बन चुकी है? बिकॉज आपका माशाल्लाह इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, जहाँ लोग ट्रीटमेंट करते हुए डरते नहीं हैं, यहाँ तो डायग्नोसिस पे डर जाते हैं, तो क्या कहना है? देखिए ना, मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारे पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली हम जो है ना वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, थोड़ा हमारे पेशेंट्स ना एक्सेप्टेबल थोड़ा कम है। अगर मैं किसी मरीज़ को कहता हूँ कि भैया आपको मसाने का कैंसर है, पूरा मसाना निकलेगा, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे पता नहीं कौन सा बड़ा ऑपरेशन है। तो उनके फिर हम यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि अगर कोई ओल्ड एज का है, 60 ईयर का है, तो उनके बेटों को बुला लेता हूँ, उनकी मिसेस को बुला लेता हूँ, तो 3-4 लोगों को बिठा के ना कम से कम भी उनको 20 से 25 मिनट की काउंसलिंग होती है हमारी। तो हम कहते हैं कि हाँ, नहीं, काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर्जरी नाम तो हम ले लेते हैं लेकिन मरीज़ समझता नहीं है। फिर कुछ ऐसे मरीज़ भी होते हैं बेचारे, कहते हैं कि बस सही है, आप समझ आप कर लें, तो मैं कहता हूँ नहीं, हाँ कर दें, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि, क्योंकि मुझे तो पता है, मैं तो कर रहा हूँ इतने सालों से, लेकिन उनके लिए वो पहला ऑपरेशन है, तो उनको एक एक चीज़ जो है वो पिक्चर बना के उनको समझाना पड़ती है, उनके बच्चों को समझाना पड़ती है, उनकी बीवी को समझाना पड़ती है, क्योंकि संभालने वाले वो हैं। तो फिर वो उस चीज़ को जब वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये ठीक है, और वो ऐसे पेशेंट भी होते हैं वो बाहर से पूछ के भी आते हैं कि भैया ऑपरेशन सही करते हैं, सही हो रहा है, इलाज नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें, हाँ सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट एक्सेप्ट करते हैं। और अभी भी मैं तकरीबन कोई 2 दिन पहले ओपीडी में 2017 में मैंने किया था, पेशेंट थे हमारे, ही वाज 72 ईयर, 72 साल के थे, तो वो मैंने 4 साल पहले किया था, यही बड़ा ऑपरेशन जो कह रहा था मैं। तो वो पेशेंट आया मेरे पास, ही वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था। तो हाँ, तो वो तो हमारे साथ रेजिडेंट्स होते हैं, तो वो मेरे रेजिडेंट्स कह रहे थे कि सर 2017 वाले और 72 साल की उम्र आपने ऑपरेशन कर दिया इतना बड़ा। तो मैंने कहा एज जो है वो कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है कि सर्जरी ना करें। फंक्शनल क्लास अच्छा होना चाहिए। फंक्शनल क्लास हम उसको कहते हैं कि वो अपना काम खुद करे, कपड़े अपने खुद तब्दील करे, यहाँ से तकरीबन 2-4 किलोमीटर वॉक भी कर सकता है, तो वो हम उसको कहते हैं फंक्शनल क्लास। तो हम वो असेस करते हैं, असेस करने के बाद हम सर्जरी जो है वो करते हैं। आज का जो शो है दैट इज पावर्ड बाय ऑप्टिमम केयर, इनका मैसेज वो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑप्टिमम केयर न्यूट्रास्यूटिकल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पिछले 10 साल से मेयारी अद्वियात मार्केट में मुतारिफ़ करा रही है। इरेक्टिफेड एक यूनिक कंपोजिशन है जो कि मेल इनफर्टिलिटी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे मसाइल से 2-4 लोगों के लिए करामत है।
लिट्राल एक ऐसी दवा जो कि ऐसे मरीज़ों के लिए कारगर है जिनके स्पर्म काउंट 0 हों या बहुत कम हों। थैंक यू वेरी मच फॉर द ऑप्टिमम केयर फॉर स्पॉन्सरिंग दिस शो। अच्छा, डॉक्टर औरंगजेब अब्बासी भी हमारे साथ हैं। मैं पूछना चाह रहे हैं कॉमन कॉजेज लोगों के लिए आसान करने के ब्लैडर कैंसर जिनको होता है, कॉजेज क्या होते हैं? जी, ब्लैडर कैंसर जो है वो मोस्ट कॉमन काज जो ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करूं, पाकिस्तान भी उसमें शुमार है। श्योर। स्मोकिंग जो है ना, सिगरेट स्मोकिंग, Oh my स्मोकिंग God. इज द स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द ब्लैडर कैंसर, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे रबर की फैक्ट्री हुई या जो पेंट्स की फैक्ट्री हुई, पेंट बनाती हैं, क्योंकि उसमें कलर यूज़ होता है, डाई यूज़ होती है। तो नंबर 2। नंबर 3 जो है, जो बाल बनाते हैं, बार्बर्स होते हैं, क्योंकि वो हेयर कलर यूज़ करते हैं उसमें। और जो इवन जो पेंट करते हैं, जो पेंटर्स होते हैं दीवारों पे, ये इन लोगों को जो है ये मोस्ट कॉमन काजेज आ जाते हैं। नंबर 3 पे जो है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कम है, लेकिन क्योंकि मैं इजिप्ट में रहा हूँ, वहाँ पे शिस्टोसोमियासिस है, क्योंकि वो एक पैरासाइट है जो कि जरासीम है, जो कि खून में शुमार हो जाता है और फिर वो मसाने में जाके उनकी नसों में शुमार हो जाता है और वहाँ से वो मसाने का कैंसर करता है। तो 3 पड़े जो वो काजेज हैं, एक तो स्मोकिंग बता दी आपको, फैक्ट्रीज वाले पेशेंट बता दिए जो लोग हैं, और तीसरा जो है ना शिस्टोसोमियासिस है। तो ये 3 बड़े काजेज हैं। वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में प्रोग्राम का टाइम आपके साथ तो टाइम गुजरने का पता नहीं लगता। अच्छा, ये जो डायग्नोसिस प्रोसेस होता है, इसमें थोड़ा सा लोगों को एक्सप्लेन करते हैं कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं? हाँ, तो मैंने यही बताया कि जैसे हमारे पास मरीज़ आया तो स्टेप्स में हम पहले हिस्ट्री लेते हैं। मैं अब थोड़ा उसको समराइज़ कर रहा हूँ। हिस्ट्री लेने के बाद हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई स्टोन है, इन्फेक्शन है या कोई कैंसर हो सकता है। उसमें बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि सीबीसी है, पेशाब का टेस्ट है, गुर्दे का फंक्शन का टेस्ट है, क्रेटनिन है, अल्ट्रासाउंड है। उसके बाद हमें डिफरेंशिएट हो जाता है कि ये स्टोन है, इन्फेक्शन है या कैंसर है। उसके बाद जो बड़ी टेस्ट होती है, जो मैंने आपको कहा सीटी स्कैन, एक सादा सीटी स्कैन होता है स्टोन के लिए और एक बड़ा सीटी स्कैन होता है जो कि कैंसर को डायग्नोस करते हैं। सीटी स्कैन ऑब्वियसली उसकी रेडिएशंस होती हैं, शुआएं लगती हैं, क्योंकि बॉडी पूरा उसमें इमेज होता है। वाइट कलर की मशीन होती है जिसमें पेशेंट को डाला जाता है, तो उसकी रेडिएशन तो होती है। लेकिन अगर हम देखें कि डायग्नोसिस करना है बीमारी को, तो थोड़ा रिस्क को लेना पड़ता है, लेकिन बेनिफिट ज़्यादा है। हम वर्ड करते हैं रिस्क वर्सेस बेनिफिट कितना है, तो रिस्क कम है लेकिन बेनिफिट ज़्यादा है। तो हम वो सीटी स्कैन कराते हैं और फिर हम डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। फिर उसके बाद जब डायग्नोसिस हो जाती है तो फिर हम पेशेंट को ऑप्शन देते हैं कि भाई ये सर्जिकल ऑप्शंस हैं आपके पास। तो फिर उसके अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो पेशेंट ऑप्ट करते हैं और पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह फिर काम चलता रहता है। राइट। और जो भी लोग ट्रीटमेंट के लिए रब्ता करना चाहे तो रिगस हॉस्पिटल कराची है जो इस हवाले में सर्जरी में हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह बुरहानी हॉस्पिटल है, ये नंबर अवेलेबल है, आप यहाँ रब्ता कर सकते हैं। OMI हॉस्पिटल है, इसका भी नंबर अवेलेबल है, टिकट पे चल रहा है, और उसकी तरफ जा सकते हैं। अच्छा, लास्ट में सर, जो यूथ है हमारी, बिकॉज वो हमारा पावर जनरेशन भी है और मोर देन 65% ऑफ द पॉपुलेशन भी है, उनको क्या सजेशन दें? देखिए ना, क्योंकि जो हमारी पाकिस्तान की यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी पुरजोश भी होते हैं। मैं उनको कहूँगा कि अपने प्रोफेशन, जो भी आपका प्रोफेशन हो, क्योंकि भले कुछ लोग होते हैं ना कि यार मैंने ये प्रोफेशन क्यों चूज़ किया, अब दिल लगा के काम करें, दिल लगाएं। और मेरा दूसरा सवाल ये हमेशा यही होता है कि दूसरों लोगों की मदद करें, क्योंकि मैं एज अ बीइंग अ डॉक्टर तो हम तो मदद करते हैं। जहाँ कहीं भी आपको मौका मिले तो दूसरों की मदद करें। जो खुशी जो आपको दूसरों की मदद करने में मिलती है ना, वो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो दूसरों की मदद करें, जितना भी हो सके आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा दें, और उसमें आपको ना इंटरनली सेटिस्फिकेशन भी होती है और रात को नींद भी अच्छी आती है। ये ज़रूर कहिए। ब्यूटीफुल। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल हफीज़ कुरैशी। आपने इतना खूबसूरत तरीके से आज का जो प्रोग्राम पेशाब में खून आना, हेमेटोरिया जिसे बोला जाता है, उसका डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट, उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, उसको अनफोल्ड किया। होप्स हो कि नाज़रीन को इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। आपका फिर भी कोई क्वेश्चन अगर ज़हन में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा शो कैसा लगा और गाइड कीजिएगा कि हम इसको मज़ीद किस तरह बेहतर बना सकते हैं। अनफोल्ड विद यासिर खान के पेज को फेसबुक पे जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्पस सोशल बेटरमेंट है कि किस तरह सोशल पे बैक किया जा सकता है सोसाइटी को, बिकॉज सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ दिया है, इस वक्त टाइम है सोसाइटी को कुछ देने का। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। टिल द टाइम, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।